बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा ये आज लेक्चर नंबर 13 है और हमारा टॉपिक है 3 जून 1947 का मंसूबा। आज हम उस जगह तक पहुंच गए कि जिसके बाद पाकिस्तान बनने का ख्वाब जो है वो पूरा होने लगा था। हमने ये तसलसल और मेरे हर लेक्चर में जो मैं बात कहता था कि सियासी जो सिलसिला था, सियासी हलचल जो थी, ये अमूमन मैंने लेक्चर्स में इस्तेमाल किया सियासी हलचल। तो वो सियासी हलचल का जो इख्तिताम होने जा रहा था वो 3 जून 1947 के मंसूबे के साथ ही हुआ। अब इसमें जो वाक़यात जो कुछ हुआ इसका थोड़ा बहुत पस मंज़र बताना नहायत ज़रूरी है। इसके हम हेडिंग तारुफ भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेहतरीन हेडिंग बनेगी कि ये 3 जून के मंसूबे तक कैसे पहुँचा गया। तो हम साथ में लिखेंगे लॉर्ड वेवल की नाकामी। अब ये नाकामी कैसे हुई? आप जानते हैं कि हमने वेवल प्लान पढ़ा, शिमला कॉन्फ्रेंस का जिसमें तज़किरा हुआ था। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि उसकी नाकामी के बाद बरतानवी हुकूमत ने इंतखाबात करवाए, आम इंतखाबात 1945-1946, और उसमें क़ायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आया कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जो है वो मुस्लिम लीग है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी और इसी के नतीजे जो था उसके बाद काबीना मिशन प्लान जो है वो भेजा गया। बज़ाहिर काबीना मिशन प्लान में एक जो उन्होंने तजवीज़ दी मुसलमानों के हक़ में थी और दूसरी तजवीज़ जो थी वो हिंदुओं के हक़ में जा रही थी। अलबत्ता जब उसका हतमी फ़ैसला किया गया तो कांग्रेस एक कदम पीछे हट गई। बरतानिया ने भी हुकूमत जो है अबूरी हुकूमत उनके बगैर चलाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, तो वादा खिलाफ़ी हालांकि हुई। अब क्या हुआ कि क़ायद-ए-आज़म ने बायकॉट कर दिया था। क़ायद-ए-आज़म ने बायकॉट किया कि हम, ज़ाहिर बात है ये इन्होंने वादा खिलाफ़ी तो बरतानी हुकूमत ने ऐसी कि ख़ुद कहा था जो सारी तजावीज़ मानेगा वही हुकूमत का ऐसा वजह नहीं मानेगा वो हुकूमत का ऐसा नहीं होगा, और वो कांग्रेस के बगैर अबूरी हुकूमत चलाने पर रज़ामंद ना थे। क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि आज तो यौम रास्त 16 अगस्त 1940 के दिन यौम रास्त इक़दाम करार दिया गया कि अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई मुज़ाकरात या इस किस्म की चीज़ें की जाएँ बरतानिया हुकूमत के साथ। तो ये बात बड़ी ही वाज़ेह नज़र आ रही थी। खैर, अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि क़ायद-ए-आज़म को मना लिया गया। यहाँ पर जो हमने हेडिंग बनाई लॉर्ड वेवल की नाकामी, लॉर्ड वेवल ने फिर ज़ाहिर बात है मुलाकातें क़ायद-ए-आज़म वगैरह से और सबसे हो रही थी। अब यहाँ पर एक बात थी कि अगर इस बायकॉट के बाद क़ायद-ए-आज़म या मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते तो ये फिर एक रीप्ले होगा किन चीज़ों का, 1937 से 1939 तक की जो 11 में से 7 सूबों में कांग्रेस ने अपनी वजारतें तश्कील दी थी, यानी कि वो अक्सरियत में जो रहीं 7 सूबों में, उन 7 सूबों में जो उन्होंने हाल किया मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की ज़बान और सकाफ़त और हर किस्म की जो चीज़ें हैं उनके हवाले से किया कि वो किसी न किसी तरीके से दब जाएँ। क़ायद-ए-आज़म इस चीज़ का रीप्ले नहीं होना देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला किया, जिसमें क्या हुआ कि मुसलमानों की तरफ से सरदार अब्दुल रब निश्तर, लियाकत अली ख़ान, राजा गज़नफ़र अली ख़ान, इसके अलावा जोगिंदर नाथ मंडल और यानी कि ये जो शख्सियात थी ये इसमें हिस्सा बनी, ये 5 लोग जो थे बीच में हिस्सा बने। अब अबूरी हुकूमत हुई, लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने क्या किया? क़ायद-ए-आज़म ने जो हमने पढ़ा था ना काबीना मिशन में कि वो आइन साज असम्बली की तश्कील होगी, मरकज़ी आइन साज, पहले मरकज़ का आइन बनेगा फिर सूबे आइन बनाए। तो मरकज़ी आइन साज असम्बली में क़ायद-ए-आज़म ने बायकॉट किए रखा, वो उन इजलासों में जाते ही नहीं थे। किन इजलासों में? आइन साजी के, और आइन साजी बहुत ही ज़रूरी थी, आइन साजी बहुत ही ज़रूरी थी। ये सिलसिला कुछ अरसे तो चला, लेकिन नज़र आने लग गया कि लॉर्ड वेवल जो वाइस राय था उसने ख़ुद ही देखना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें जो है ये कंट्रोल में नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने इस्तीफ़ा दिया और वापस चला गया। तो लॉर्ड वेवर की नाकामी यही थी कि काबीना मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई, इंतखाबात हुए, फिर काबीना मिशन आया। काबीना मिशन के बाद अबूरी हुकूमत का सिलसिला तो शुरू हो गया, उसमें वो बंद तो गई, लेकिन
यानी कि जैसे मैंने आपको बताया वो कौन कौन से नाम थे जो मुसलमानों के थे। लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर मुसलमानों की तरफ शामिल हुए। इसके साथ जोगिंदर नाथ मंडल, राजा गजनफर अली ख़ान और आई चंद्रेगर, ये 5 लोग जो थे शामिल हुए। लेकिन आइन साजी का जो अमल है वो तातुल का शिकार रहा। कायद-ए-आज़म ने उन इजलासों में जाने से इनकार किया, बाइकआउट की रखा। ये चीज़ें तूल तो पकड़ती गई, लेकिन क्या हुआ कि जनवरी 1947 में ही आगे लॉर्ड वेवल जो है वो इस्तीफ़ा दे गया और उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो यहाँ पर वाइसराय हिंद बनाकर भेजा गया। यही हम लॉर्ड वेवल की नाकामी थी। काबीना मिशन के बाद कि अबूरी हुकूमत में तो वो सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आइन साजी में तातुल रहा और ये डेडलॉक बन गया और उसके बाद इसको यहाँ से जाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया चाहता था कि जल्द से जल्द इस चीज़ का हल निकले। लॉर्ड वेवल आया तो उसने मुज़ाकरात किए, लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें एक चीज़ याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को कह दिया था कि हम जून 1948 तक जो है बरतानिया जो है वो अपना राज ख़त्म कर देगा बर-ए-सग़ीर से, यानी कि ताज बरतानिया के मातहत नहीं रहेगा बर-ए-सग़ीर जून 1948 तक। कब तक? जून 1948 तक। अब मुज़ाकरात की जब बात आती है तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आया तो उसने मुख्तलिफ़ यानी कि वज़ीर आला, गवर्नरों, मुख्तलिफ़ पार्टियों से मुज़ाकरात किए मौक़िफ़ जानने के लिए, हालात पहचानने के लिए। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ तो बड़ा ठोस और बड़ा ही संजीदा था और उनके मौक़िफ़ की तायद आम इंतख़ाबात 1945-46 भी थे और फिर काबीना मिशन प्लान जिस तरीके से नाकाम हो, ये तमाम चीज़ें सामने थी। तो उसने बजाय कि कायद-ए-आज़म पर दबाव डालता तकसीम के हवाले से, उसने कांग्रेसी जो वज़रा और रहनुमा थे उनको इस चीज़ पर कायल करना शुरू कर दिया और कांग्रेसी रहनुमा भी दो कौमी नज़रिए को हकीकत समझना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी गांधी ख़ानदान के साथ एक वाबस्तगी थी लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी लॉर्ड माउंटबेटन की, तो नेहरू ख़ानदान के साथ आई थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक जाल बनाना शुरू किया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है तकसीम तो करनी है, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि एक अगर रियासत अलग बनेगी तो उसको इस किस्म की रियासत बने ताकि वो जल्द अज जल्द ख़ात्मे की तरफ चली जाए और दोबारा बर-ए-सग़ीर यानी कि अखंड भारत का जो तस्वर था वो मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान अपनी शनाख्त कायम ना रख सके। खैर, लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली ख़ान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार अब्दुल रब निश्तर ने शिरकत की। कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू थे, आचार्य कृपलानी था, ठीक, सरदार पटेल और बलदेव सिंह, इन्होंने शिरकत की। कायद-ए-आज़म यानी कि जो 3 जून 1947 का मंसूबा था वो एक किस्म की मंजूरी की तरफ चला गया कि पाकिस्तान बनेगा, अब ये तकसीम का अमल शुरू किया जाए। कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर का जो इख्तिताम है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 3 जून 1947 के मंसूबे के आम नकात कौन से थे। तीन जून 1947 के मंसूबे के अहम नकात, यानी कि ये तय कर लिया गया कि ये मंसूबा अमल किया जाएगा और इलाकों की तकसीम होगी। अब कौन कौन से इलाके कैसे कैसे तकसीम होने थे, सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं पंजाब और बंगाल की तकसीम। याद रहे कि बंगाल और पंजाब दो बड़े सूबे थे, लेकिन ये सूबे इस किस्म के थे कि बहुत से अज़ला में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, बहुत से अज़ला में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, दोनों तरफ बंगाल और पंजाब में।
यूँ नहीं किया जा सकता था, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन इलाकों में कहा जाए कि पूरे सूबे में जी इसकी अक्सरियत ज़्यादा है तो ये सूबा इसका होगा। नहीं, अजला की सूरत बहुत बड़ा एक जोग्राफिया होता है। उस ज़िलों की सतह पर देखा गया कि इसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसमें हिंदुओं की, तो इसकी तकसीम कैसे होगी। कहा गया कि पहले तो पता चलाया जाए ना कि तकसीम करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए कहा गया कि सूबे पंजाब और बंगाल के, याद रहे कि 1945-46 में इंतखाबात हो चुके थे, तो सूबे बंगाल और पंजाब की सूबाई असम्बलियों के अरकान, ठीक है, सूबे पंजाब और जो अपने अपने ज़िलों से जीत के आए हुए हैं, यानी कि मुस्लिम ज़िलों से जीत के आए हुए पंजाब की, और गैर मुस्लिम ज़िलों से। यूँ ही बंगाल के मुसलमान जो है मुस्लिम ज़िलों से जीत के आए हुए हैं और गैर मुस्लिम ज़िलों से जीत के आए। तो ये दो ग्रुप बन गए, मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का, दोनों साइड में, पंजाब और बंगाल। यहाँ पे कहा गया कि सूबे पंजाब और सूबे बंगाल की सूबाई असम्बलियों के अरकान जो अपने अपने अजला से जीत के आए नुमाइंदे जो हैं वो कसरत राय से इस बात का फ़ैसला करेंगे अपने अपने ग्रुप, यानी कि आया वो तकसीम चाहते हैं या नहीं। यानी कि आसानी के लिए जो लोग ज़िलों की सतह पर जीत गए हैं मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से और गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से, पंजाब में भी दो ग्रुप बन गए, मुसलमान अजला के नुमाइंदे और गैर मुस्लिम अजला के नुमाइंदे। बंगाल में भी दो ग्रुप बन गए, बंगाल के मुस्लिम अजला के नुमाइंदे और गैर मुस्लिम अजला के नुमाइंदे। ये कसरत राय से फ़ैसला करेंगे कि यानी कि राय की कसरत से वो तकसीम चाहते हैं या नहीं चाहते अपने सूबे की। अगर उन ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप, यानी कि हिंदू, गैर मुस्लिम और मुसलमानों के ग्रुप में से कोई एक ग्रुप भी कहेगा कि तकसीम होनी चाहिए तो तकसीम कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर तकसीम का फ़ैसला होता है तो एक हदबंदी कमीशन बनाया जाएगा जो नई सरहदों का तयन करेगा, नए सरहदें बन जाएंगी, एक मुकम्मल शक्ल को एक नई शक्ल दे दी जाएगी। बंगाल और पंजाब के बाद हमारे पास आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में कहा गया कि यहाँ पर इसतस्वाब राय कराया जाएगा, अवाम से मर्ज़ी पूछी जाएगी कि आया वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। इसतस्वाब राय गवर्नर जनरल खुद कराएगा और इसको सूबाई इंतज़ामिया जो है वो उसके साथ मदद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा, अवाम से पूछा जाएगा आया वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। इसके बाद है सिंध। सूबा सिंध की जो सूबाई असम्बली है उसके अरकान ये फ़ैसला करेंगे वोटिंग के ज़रिए कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, इल्हाक चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, सूबाई असम्बली सिंध की जो है ये फ़ैसला करेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को तब तक ज़िले का सूबे का दर्जा माजरत नहीं मिला था, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं मिला था, तो वहाँ का जो शाही जिरगा यानी कि बहुत से जिरगों का जो एक बड़ा जिरगा होता है वो, और कोयटा म्यूनसिपैलिटी एक सरकारी इदारा वहाँ का था, वो इस बात का फ़ैसला करेगा कि, लेकिन वोटिंग में सरकारी जो लोग थे उनको इख्तियार नहीं दिया गया था वोटिंग का कि वो तय करें कि आया वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है ज़िला सैलट। ज़िला सैलट आसाम सूबा उसका एक ज़िला और मुस्लिम आबादी का ज़िला था, इसमें भी इसतस्वाब राय का फ़ैसला हुआ, लेकिन जब तक बंगाल का फ़ैसला नहीं होता उसके बाद ही इसमें इसतस्वाब राय कराने का फ़ैसला हुआ कि अवाम से पूछा जाएगा, ज़िला सैलट के अवाम से, क्या है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। अगर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे तो वो मशरक़ी बंगाल का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद आता है गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी, गैर मुस्लिम जो थे वो तमाम जो सूबे थे या इलाके जो गैर मुसलमानों के थे,
गैर मुस्लिम वगैरह, वो सारे के सारे भारत में शामिल हुए। इसमें उड़ीसा, बिहार, यूपी, सीपी वगैरह, उत्तर प्रदेश, मद्रास, ये सारे जो इलाके थे ये भारत का इन्होंने हिस्सा बनना था। इसके बाद है देसी रियासतें। कमोबेश 635 देसी रियासतें थीं और वहाँ पर राजे और नवाब हुक्मरान थे मकामी तौर पर। उनसे कहा गया कि वो रियासतें पाकिस्तान या हिंदुस्तान जिसके साथ चाहें इल्हाक कर सकती हैं। बड़ी रियासतों में कौन कौन सी थी? जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू व कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन और पटियाला और इस किस्म की बड़ी और रियासतें जो थीं ये बीच में शामिल थी। इसके अलग बात के वो आगे हम इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो जो देसी रियासत, बड़ी रियासत, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मंगरोल और क्या कहते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर वगैरह इसमें शामिल थे। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद इस मंसूबे पर अमल क्या हुआ। तो मैं हेडिंग बनाऊँगा इसमें शॉर्ट करके बताऊंगा और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बंगाल का जैसे बताया कि अजला के नुमाइंदों के दो ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप भी अगर राज़ी हो गया कि तकसीम होनी चाहिए तो तकसीम हो जानी चाहिए थी। तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि बंगाल और पंजाब दोनों में कहा गया कि तकसीम होनी चाहिए और तकसीम के लिए क्या किया गया, एक हदबंदी कमीशन बनाया गया पंजाब में भी और बंगाल में भी। जो हदबंदी कमीशन का सरबराह था वो था एक बरतानवी वकील साइरल रेडक्लिफ, जिसको हम कहते हैं रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से बता। इसको सरबराह बनाया गया कि आप जो थे नए हदबंदियाँ करेंगे। पंजाब में 2 मुसलमान जज और 2 गैर मुस्लिम जज उसकी मदद के लिए थे, जबकि बंगाल में भी 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम जज उसकी मदद के लिए थे। पंजाब में जो 2 जज उनकी मदद के लिए थे मुसलमानों के, वो जस्टिस शादीन और उसके साथ थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और इसके बाद जो गैर मुस्लिमों की तरफ से थे वो थे जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह। ठीक है। बंगाल की तरफ से जो थे वो थे मुसलमानों के अबू साले मोहम्मद अकरम और उसके साथ थे जस्टिस एस.ए. रहमान। और जो थे उधर से गैर मुस्लिम के सी बिस्वास और जस्टिस बीजे मुखर्जी। ये वो अफराद थे जिन्होंने रेडक्लिफ का लेकिन मदद करनी थी इलाकों की तकसीम में। लेकिन क्या हुआ, इलाकों की तकसीम सही नहीं हुई। मुसलमानों के बहुत से अक्सरियती इलाके जो थे वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए। खैर इसे आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस्तिस्वा बराए हुआ और उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया, जिसके बड़ी हम कहते हैं कि उसमें जो तहरीक एक चलाई उन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए और हक़ में वोट करने के लिए, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान और सरदार अब्दुल रब निश्तर पीर माकी शरीफिन का नाम बड़ा ही अहम है। सिंध में हम बात करें तो सूबाई असम्बली जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। बलूचिस्तान में काजी मोहम्मद ईसा, मोहम्मद ख़ान जोगीज़ई वग़ैरह जो है इन्होंने भरपूर कोशिश की और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जाने का फ़ैसला किया। ज़िला सैलेट में इस्तिस्वा बराए हुआ और ये मशरक़ी पाकिस्तान का
हिस्सा बन गया। गैर मुस्लिम सारे अक्सरियत इलाकों जो भारत में शामिल हुए। देसी रियासतें जो थी उन्होंने बहुत से देसी रियासतें जो उन्होंने इल्हाक कर लिए अपने अपने जिधर करना चाहते पाकिस्तान या हिंदुस्तान। अलबत्ता बड़ी रियासतें हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मंगरोल, नाभा, जम्मू कश्मीर ऐसी रियासतें थी जिनका फौरी तौर पर हाल ना लिखा सका, लेकिन उसके ऊपर भारत ने फ़ौज कशी करके कब्ज़ा जमा लिया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। इसको बस इसकी ये बड़ा टॉपिक है, इसमें जो इम्तिहानी हवाले से देखा जाए तो ये टॉपिक आता है 3 जून 1947 के मंसूबे के अहम नक़ात। बाकी में से शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन बनकर सामने आते हैं। वैसे इस पूरे टॉपिक को हम देखें तो बात वहाँ से लॉर्ड वेवल की नाकामी से होती है, जबकि आइन ही नहीं बन रहा था हिंदुस्तान का, और उसके बाद वो चला गया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने आके मुज़ाकरात किए और फिर उन्होंने कांग्रेस को उसने कायल करना शुरू कर दिया एक तकसीम की तरफ आओ, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बनाएंगे जो दोबारा से भारत में शामिल हो जाएगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म तकरीर करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ इख्तिताम करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं 3 जून 1947 का मनसूबा, जो कि मैं आपको ज़रा तफसील से बता चुका हूँ। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगा। और इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, बुक क्योंकि चेंज हुई है तो चौथे चैप्टर जो आपका पुराना था उसकी बहुत से सवाल दूसरे सबक का हिस्सा बन गए, तो ये सबक जो है वो तवील होता जाएगा, लेकिन हम साथ साथ इस पर अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।